चलिए गुड इवनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लिसन टू मी नाउ, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। आज का अपना जो लेक्चर है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर ही है। जो सीवीपी एनालिसिस वाला पार्ट है वो इतनी जल्दी वो नहीं आने वाला, तो उसके लिए अभी वो टाइम है। सुनो, देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक दैट इज उल्टा ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेज कि ना फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बना देना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो तुम लोगों ने इतने सारे चैप्टर्स के, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ओवरहेड्स के साथ था, बैच कॉस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद रिकंसिलेशन, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, जहां पे हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो फंडाज है ना वो यूज किए। लेकिन अभी थिंग्स आर अबाउट टू बी चेंजिंग बिकॉज देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स दैट आर देयर। कुछ हम लोगों ने ड्रॉबैक्स कर लिया था इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम लोगों ने क्या सोचा कि ना कि we should try to trace the overheads to the individual products not through our 6 systems, okay, but through cost drivers। हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, ठीक है। Now there is another part also, okay, why absorption costing is not good। Absorption costing in this particular case is basically accounting technique। मैंने जब absorption costing start किया था, मैंने तुम लोग को accounting technique ही बोला था कि absorption costing is a accounting technique। Now, if it is an accounting technique, then in that particular case, तो ध्यान से सुनना what I'm saying। हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे फॉलो करते हैं? सर, जब भी एक यूनिट बनाएंगे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, अपने को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी मिल जाएगा, एंड देन वील स्टार्ट टू बी थिंकिंग हाउ टू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे किए। तो चलो ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल में लूंगा, कोई भी एक एग्जाम्पल में लेगा, ठीक है, एंड देन आई ट्राई टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर यू ऑल। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई कैन मेक इट ईदर थ्रू फाइनेंशियल अकाउंट्स और थ्रू कॉस्ट शीट। ओके, मेरे ख्याल से तुम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट्स वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो चलो आई स्टार्ट अवे विद एग्जाम्पल ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, ठीक है, तो मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, एंड देन वील अप्लाई द सेम फंडा थ्रू कॉस्ट शीट, ठीक है। लेकिन तुम लोग को एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। बराबर से सुनना जरा प्लीज। नाउ इन दिस केस नो, इट गोज बिट लाइक दिस। देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑल नो, ओके, सो लाइक यू नो मेरे को इतना ज्यादा टाइम वगैरह वो नहीं लगेगा टू बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल। सुन, अभी मैं सोच रहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेगा, तो मैंने सोचा इन दिस पर्टिकुलर केस कि मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो कितना होगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। वही वाले एग्जांपल लेता हूं जो पहले भी लिए हुए हैं, सो देयरफॉर विल बी स्लाइटली फास्टर। मैंने ऐसा सोचा फैक्ट्री का जो रेंट है, ठीक है, मैंने ऐसे सोचा फैक्ट्री का जो रेंट है 50,000 रुपए का होगा, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा दैट इन दिस केस सैलरी टू सुपरवाइजर से 30,000 रुपीज का होगा। फिर मैंने ऐसे सोचा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी से 20,000 रुपीज का होगा। सो देयरफॉर इन ऑल अपना जो कॉस्ट है, जो ओवरहेड्स है, वो 1 लाख रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिस विल बी आवर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। मैंने सोचा था फर्स्ट डे आउटपुट मेथड फॉलो करेगा, सो देयरफॉर आई थॉट 25,000 यूनिट्स आई विल बी मेक। ओके, तो आई थॉट आई विल बी फॉलोइंग तो आउटपुट मेथड, इसलिए मैंने तुम लोग को आउटपुट ही दिया है। तो अगर कोई मेरे को बोलता है सर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दो, तो चलो ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट विल बी 4 पर यूनिट, तो BOH डिवाइडेड बाय BLA। इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब बहुत सिंपल है, जब भी एक यूनिट बनाओगे 4 रुपए एब्जॉर्ब करो, ठीक है। ये करने के बाद मेरा साल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अपने पास कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, अपने पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी नहीं है, अपने पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही चीज वो आएगा जो मेरे इस एग्जांपल के अंदर, एंड दैट इज, सुन, तो अभी ये वाला साल जो है अपना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस साल के अंदर सच्ची में क्या हुआ? इस साल के अंदर सच्ची में वी प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स, ठीक है, वी प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। बेचने की बारी आई, आई सोल्ड 20,000 यूनिट्स। तो मेरे इस एग्जांपल के अंदर बेटा एक ही स्टॉक होने वाला है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। कितने यूनिट्स का? 10,000 यूनिट्स, ठीक। अभी बाकी खर्चे भी तो आएंगे तुम्हारे, तो सुनो, इस साल का मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा, खर्चा बोले तो एक्चुअल खर्चा, ठीक है,
ये तो चारों के चारों जो कॉस्ट हैं बेटा, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर वेरिएबल कॉस्ट ओनली। इन सब का जो एक्चुअल खर्चा हुआ ना, दैट वाज 37 पर यूनिट। इनका जो एक्चुअल खर्चा हुआ 37 पर यूनिट हुआ, ठीक। बस मेरे को बीच में एक और डेटा वगैरह वो देना बाकी है, वो तुम लोग को आई विल ट्राई टू गिव यू वंस आई विल स्टार्ट अवे विद अकाउंट्स एज सच, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई इतना डेटा देखकर वो बोलता है कि ना आप एक काम जरा करो, आप ना इस साल का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाओ। मैं बोलता हूं चलो ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवे विद मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस। बराबर से सुनना, देखो याद रखना, ये जो मैं बना रहा हूं ना, दिस इज माय एक्चुअल अकाउंट्स ओनली, ठीक है, कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कैसे लगने वाला है। सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अभी इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा ना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट जो है मर्ज कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट में अलग रखता हूं, ठीक। सो इन दिस केस यहां से लेके यहां तक इट इज योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहां से लेके वो एंड तक इट इज योर पीएनएल अकाउंट, ठीक। सुनो ध्यान से अभी जरा सुनना, देखो तो इस साल मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का खर्चा होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का खर्चा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा होगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी तो खर्चा होगा, ठीक है। इन दिस केस नो, अभी ये वाले जो खर्चे हैं, ठीक है, ये सब मिला के मेरा हर यूनिट के लिए 37 पर यूनिट का खर्चा होता है, ठीक। वैसे इन चारों का जो टोटल है ना, जरा सोचो, ऑल ऑफ देम आर वेरिएबल कॉस्ट, ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड व्हेनेवर यू ऑल प्रोड्यूस, तो ये सारे के सारे कॉस्ट को ना आज से हम लोग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। नाउ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा 37 पर यूनिट था, तो चलो ठीक है, मेरे को जरा ये वाला मेरा एग्जांपल देके बोलो, इस साल के अंदर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए बेटा? 30,000, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, इस अकाउंट के अंदर ना ये चारों डिलीट कर देता हूं, ठीक है। सबके बदले में एक ही टर्म वो लिख देता हूं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 30,000 यूनिट्स आई इनकर्ड 37 पर यूनिट, ठीक है। सो देयरफॉर 30,000, हाँ, तो ये जितना भी चलो वो आंसर वगैरह वो आ जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चीज। उसके बाद 30,000 के अंदर से कितना यूनिट्स बेचा है? वी हैव सोल्ड 20,000 यूनिट्स, ठीक है। चलो अब तुमको एक और डेटा दे रहा हूं, मेरा इस साल का जो सेलिंग प्राइस था ना, आई सोल्ड एवरी यूनिट एट 50 रुपीज, ठीक है। यार ये वाला पेज क्यों खुल जाता है बार बार, सुनो। सो 20,000 इंटू 50, तो यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट वगैरह वो आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का आएगा बेटा? 10,000। नाउ 10,000 यूनिट्स हैव टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अभी मार्केट प्राइस तो 50 है, लेकिन कॉस्ट तो आपको डेबिट साइड पर देखना पड़ेगा, जो डेबिट साइड पे आएगा वही क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन डेबिट साइड पर, एक सेकेंड, कुछ और भी तो आना बाकी है। एक मिनट, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जरा याद करो, 4 टाइप ऑफ खर्चे आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर से क्या आ चुका है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या आना बाकी है अभी तक? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसी को तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है, तो फिर उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं। सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा टू वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी टू फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो लिख ही दिया है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आपको जो भी लिखने का है। अच्छा, उसको तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल अप्लाई। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे अप्लाई होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसे अप्लाई होता है, जब भी एक यूनिट बनाएगा कितना रुपीस एब्जॉर्ब करने वाला है? 4 रुपीस, ठीक है। मेरे को जरा बोल, क्या सोचा था कि कितना यूनिट्स बनाएगा? 25,000। तो मेरे को उससे क्या करने का है, लेकिन रियलिटी के अंदर कितना यूनिट्स बनाया है? 30,000। जब भी एक यूनिट बनाएगा तो 4 रुपए एब्जॉर्ब करेगा, तो चलो ठीक है। तो यार वो पेज क्यों खुल जाता है, सुनो। तो यहां पर ना फर्स्ट अमाउंट दैट ऑलवेज कम्स इज नथिंग बट योर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है।
सो देयरफॉर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 30,000 इंटू 4, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। ठीक, अगर फॉर द टाइमिंग मैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में ना बात करूं, ठीक है, मेरे को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए 5 मिनट के लिए नहीं बात करने का है, ठीक है, और अगर कोई बोलता है सर सम खत्म करो ना, तो चलो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस तो 50 है बॉस, कॉस्ट 37 रुपीज का ये, 4 रुपीज का ये, तो डेबिट साइड पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है बेटा 41, ठीक है, सो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 41, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यहां पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, कोई कैलसी यूज करेगा, मैं अक्कल यूज करता हूं। ओके, मेरे को जरा बोलो सेलिंग प्राइस कितना है 50, तुम्हारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना है 41, तो हर यूनिट के ऊपर जीपी तो कितना कमाता है 9 रुपीज। मेरे को जरा बोलो तुम लोग जीपी कभी कमाते हो जब भी गुड्स बनाते हो कि गुड्स बेचते हो, बेचते हैं, तो यहां पर कितना यूनिट्स बेचा है बेटा 20,000, ठीक है, सो देयरफॉर 20,000 इंटू 9 रुपीज। अगर कैलसी लेके ये सारे के सारे जो क्रॉस आउट वाले जो नंबर्स हैं ना अगर कंप्यूट करते तो 1,80,000 आ जाता, ठीक, बस, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। उसके बाद यहां पर तुम्हारा एडमिन एंड एसएनडी, अभी इन दोनों चीजों को तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओनली अप्लाइज टू दोस फिक्स्ड ओवरहेड व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, ठीक है, ये दोनों तो पीएनएल अकाउंट के अंदर वी आर राइटिंग, सो देयरफॉर दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाइज उसका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है बेटा, जिसको इट डज नॉट अप्लाई ओनली, इट डज नॉट अप्लाई टू दिस, इट डज नॉट अप्लाई, उनका तो एक ही अमाउंट होता है बॉस, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल के अंदर एडमिन और एसएनडी का खर्चा 70,000 रुपीज का हो गया, ठीक है, बस द मोमेंट यू विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग यहां पे आ जाएगा तुम्हारा नेट, ये 70,000 रुपीज ये मैंने तुमको अलग से दिया है, ठीक है, अभी तक मैंने शुरू में वो बोला था एक दो इंफॉर्मेशन वो बाकी, सो दिस इज दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां पर नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा 1,10,000। मैंने सब बात किया, एक बात नहीं किया सर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी आपको बात करनी चाहिए और अभी तो करनी ही चाहिए। तो बोलते हैं सर क्यों, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जरा याद करो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, नो, ठीक है, तो आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करो। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन सी दो चीजें, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट और दूसरा बोलो एक्चुअल अमाउंट। अभी एक्चुअल अमाउंट तो मैंने तुम लोग को दिया ही नहीं तो दे देता हूं, चलो ये जो तीनों फिगर्स थी ना बेटा, मेरे को जरा बोलो ये तीनों फिगर्स कौन सी फिगर्स थी, बजटेड, ठीक है, लेकिन अब मेरे को यहां पर एक्चुअल फिगर्स चाहिए, ठीक है, सोचा था रेंट विल बी 50,000, मार्केट के अंदर रेंटल्स वगैरह वो बढ़ गए, मेरा लैंडलॉर्ड साल के बीच में आप बोलता अब से मैं रेंट वो बढ़ा रहा हूं, बाकी पूरे साल तेरे को इतना रेंटल देना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोलता बना खाली करो, तो करते 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 एक्चुअल रेंटल फॉर दिस ईयर वी एग्रीड एट 80,000 रुपीज, तो मैंने 80,000 रुपीज इस साल के लिए पे किया, ठीक, सुपरवाइजर सॉलिड बंदा था, सॉलिड काम करवाया, मैंने खुश होके उसको ज्यादा सैलरी दिया 50,000 रुपीज पूरे साल के लिए। अभी डेप्रीसिएशन शायद किसी को पे नहीं करना, आई थॉट आई चार्ज 20, आई चार्ज 20 ओनली, ओके, सो देयरफॉर ये हो गया मेरा डेप्रीसिएशन, तो ये तीनों का टोटल करेगा तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने रुपीस का आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, सुन तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना था, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट बोलो 1,20,000, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर केस वाज 1,20,000, ठीक है, लेस एक्चुअल अमाउंट तो अभी बताया बॉस 1,50,000, ठीक है, सो देयरफॉर 30,000 इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन दिस केस चलो दैट विल बी नथिंग बट अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सो अभी ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, तो अपने पास गिन चुन के बाकी 3 मेथड्स बच गए। सर एक आपने बताया हुआ है जस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स या पीएनएल, फिर आपने बताया हुआ है एक सप्लीमेंट्री और फिर ये दोनों का एक मिक्सचर मेथड भी है। अभी वो मिक्सचर मेथड के लिए जरा याद करो, आई हैव टू गिव यू रीजंस फॉर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, याद आता है, दोज रीजंस आई विल नॉट गिव यू ओनली, सो देयरफॉर दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली, ठीक है, तो वो वाला चीज चलो भूल जाओ, ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ना अभी यहां पर बराबर से सुनना जरा प्लीज,
एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग पीएनएल और उसके बाद सप्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, अभी बराबर से सुनो मैं क्या बोलता हूं। देखो दोनों मेथड फॉलो करके दिखा देता हूं। ये 30,000 अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में तब बोलता हूं जब मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ अकाउंट, सो आई ट्रांसफर इट टू पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट मेरा ये रहा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इज दैट ओके? अगर मैंने ऐसा कर लिया, मेरा प्रॉफिट 1,10,000 से कम होकर कहां तक रह जाएगा? 80,000। अगर फॉलो करने का है तो कर सकते हो, वरना कोई बोल सकते हो नहीं सर वी शुड फॉलो द बेस्ट मेथड सर, तो चलो ठीक है, आई विल फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मेथड क्या बोलता है? जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डाला उधर उधर अंडर एब्जॉर्प्शन भी डालो। तो चलो ठीक है, तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के नीचे ही डाल दूंगा। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, लेकिन यहां पर ना अभी एक पंगा है, मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने ये किया ना तो और कुछ भी बदल जाएगा। मेरे को बोलो क्या बदल जाएगा? तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। जरा याद करो, जब कॉस्ट शीट के अंदर भी सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो करते थे सब कुछ बदल जाता था ना नीचे। ओके, तो अपने को उसी के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो बदल जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू बी चेंजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सुनो, सप्लीमेंट्री मेथड, अब मैं थोड़ा सा फास्ट बात कर रहा हूं बिकॉज यू आर सुपर्ब इन दिस नाउ। ठीक है, सुनो, supplementary method works with the help of something called as a supplementary rate. Supplementary rate is nothing but actual rate minus absorption rate. If absorption rate is budgeted overheads upon budgeted level of activity, actual rate will be bolo actual overheads upon actual level of activity. तो चलो ठीक है, in this particular case अभी actual overheads upon actual level of activity। ठीक है, तो सुनो मेरे को बोलो तुम्हारा actual overheads कितना था बेटा? 1,50,000। तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट कितना था? 30,000। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा एक्चुअल रेट कितने का आ जाएगा? 5 रुपीज। एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो 5 रुपए का तेरा एक्चुअल रेट। उसके आने से तेरा एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? 4 रुपए का। तो तेरा जो सप्लीमेंट्री रेट है वो कितने का आ जाएगा? 1 रुपी का। इज दैट ऑल ओके? ये 1 रुपी का मतलब क्या होता है? जिधर जिधर, बोलो ना मेरे को, बोलो कि 1 रुपी का मतलब क्या होता है? जिधर जिधर 4 रुपया चार्ज हुआ उधर उधर 1 रुपी और चार्ज करो। तो चलो ठीक है, देखो यहां पे 30,000 इंटू 4 था, तो उसके नीचे लिख देता हूं 30,000 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30,000। तो कैन वी से मैंने डेबिट साइड पे 1 रुपए का कॉस्ट और ऐड कर दिया, तो obviously closing stock will now get valued at what particular rate? 42. Can you say GP will fall down from 50 minus 41, 9 rupees to 50 minus 42? तो अभी GP कितना हो जाएगा? 8 रुपीज। 8 रुपीज इंटू 20,000, तो मेरा जो GP का नया अमाउंट है कितना हो जाएगा? 1,60,000। 1,60,000 मैं इधर भी डाल देता हूं। ठीक है, जैसे ये वाला काम करेगा 1,60,000 माइनस 70, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है कितने रुपीस का आ जाएगा बेटा? 90,000। इज दैट ऑल ओके? दिस इज योर बेस्ट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं तुम लोग को इससे अच्छा कुछ करवा नहीं सकता था। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, सुनो, लेकिन अब ना क्या करते हैं, इसी का ना एक तो मैं 3 कॉपीज वो बना लेता हूं क्योंकि मेरे को इसी अकाउंट के ना कुछ चेंज करने का होगा। ठीक है, तो सुनो, तुम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया है, शायद तुम लोगों ने इसको कॉस्ट शीट का फॉर्म दे दिया, आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं आराम से जरा सुनना। एंड दीज आर द ड्रॉबैक्स विच आर देयर इन एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव एवर डन इन अकाउंट्स। यू आर लव अकाउंट्स, तुम लोग मेरे को 5 बार तो बोल ही चुके हो सर वी आर लाइक अकाउंट्स मच मोर देन कॉस्टिंग। तो आज तक तुम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है सिंस 11th स्टैंडर्ड से लेके आज के लेक्चर से पहले तक, ठीक है, हर एक क्वेश्चन तुम लोगों ने शायद गलत किया है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉजिकली दोस क्वेश्चंस आर रॉन्ग, व्हाई आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट टू यू। ठीक है, सुनो, तो बोलते सर लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर मेरे को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट करके तो कुछ आता ही नहीं था, तो आप क्या सिखा रहे हो? बराबर है, तुम लोगों को नहीं आता था, लेकिन एक मिनट, तुम लोग 1,20,000 और 30,000 के बदले में तुम लोग जितना भी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होता था डेबिट साइड पर तो लिख ही देते थे ना किधर। शायद उसका 2 पार्ट्स नहीं करते थे, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट या अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, वो सब कुछ नहीं करते थे। लेकिन अगर डेबिट साइड पे 1.5 लाख रुपया लिख देते थे तो मतलब कुछ ऐसा ही करते थे। ठीक है,
तो अभी ना इसके अंदर तुम लोग को 4 चीजें बोलता है, ठीक है, विच विल एक्चुअली मेक यू ऑल थिंक कि सर जो 11th स्टैंडर्ड से किया वो गलत किया क्या अपन लोगों ने। चलो ठीक है, फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स becomes a per unit cost. Now fixed overheads in this particular case becomes a per unit cost. अभी जरा सोचो, जब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट किया था ना, हम लोगों ने इसी चीज से स्टार्ट किया था कि अपने को ना फिक्स्ड ओवरहेड्स वाली कॉस्ट को अपनी कॉस्ट के अंदर घुसाने का है, इसलिए उसको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो बनना पड़ेगा। बट वी क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट थॉट ऑल्सो। We try to be saying is fixed cost in reality a per unit cost? मेरे को जरा बोलो, क्या इस 4 रुपीस का मतलब कभी भी ये होता है क्या कि जब भी 1 यूनिट बनाएगा मेरी जेब से 4 रुपए का खर्चा होगा? क्या मेरे मुंह से आज तक ये वाले वर्ड्स कभी निकले कि जब भी 1 यूनिट बनाएगा 4 रुपए का खर्चा? कोई खर्चा वर्चा नहीं होने वाला बेटा। This 4 rupees is only accounting rate, charging rate, absorption rate, application rate, recovery rate. ओके, आप लोग उसको जो भी बोलो, ऐसा नहीं होता जब भी 1 यूनिट बनाऊंगा 4 रुपए का खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, जरा सोचो ना, कोई बोलते हैं नहीं सर ऐसा ही होता है, तो चलो ठीक है, 1 लाख अपॉन 25,000, 4 रुपीज इज योर फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट। उसके अंदर से 50,000 अपॉन 25,000 बोले तो 2 रुपीज पर यूनिट इज योर रेंटल कॉस्ट ऑल्सो। तुमको 2 रुपीज समझा? मेरे को जरा बोलो, क्या कभी ऐसा होएगा क्या जब भी मैं 1 यूनिट बनाएगा लैंडलॉर्ड को बोलेगा इधर आ ये ले 2 रुपया, चल निकल इधर से? क्या कभी ऐसा होएगा? नहीं होएगा ना। ओके, तुम तो उसको रेंटल 1 महीने के बाद दोगे, 1 साल के बाद दोगे, चलो 1 क्वार्टर के बाद, हर यूनिट के बाद थोड़ी दोगे। ओके, तो we criticize that thought also. We try to be thinking किस गधे के दिमाग में आया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट बनाने का है, जब कोई कॉस्ट पर यूनिट होता ही नहीं तो आप उसको पर यूनिट क्यों बनाते हो? वी ऑलवेज से फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। मैंने जब भी तुम लोग को शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करवाया, मैं हमेशा तुम लोग को पूछता हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट फैक्टर? तुम लोग बोलते हो पीरियड। ओके बेटा, रेंटल इज पर मंथ, द सैलरीज आर पर मंथ, डेप्रिसिएशन इज पर एनम। अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है ही नहीं तो उसको पर यूनिट कॉस्ट क्यों बनाते हो? ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, बराबर से सुनना जरा प्लीज, बराबर से सुनना। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट थॉट, ठीक है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं तो बराबर से वो सुनते रहना। देखो, तो कोई कॉस्ट अगर पर यूनिट कॉस्ट है ही नहीं, उसको पर यूनिट क्यों बनाया तुम लोगों ने? ठीक है, सेकंड थॉट, अगर ऐसा कर भी दिया ना तो इसका एक और डिसएडवांटेज, फिक्स्ड ओवरहेड्स ना तुम्हारा राइट ऑफ ही नहीं होगा। जरा वो सोचो ना, मेरे को बोलो इस साल का तुम्हारा एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीस का लगा? मेरे को बोलो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीस का लगा? 1,50,000। आई अंडरस्टैंड उसके अंदर से ये वाला कैश खर्चा है, ठीक है, और डेप्रीसिएशन नॉन कैश होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इस साल का खर्चा जो तुम लोग पीएनएल, जो तुम लोग तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर बुक करते हो, ओके, वो 1,50,000 रुपीस का है। मेरे को जरा बोलो 1,50,000, सब लोग बोलना यस और नो, इस करंट पीरियड्स कॉस्ट, नो, इस साल का खर्चा 1.5 लाख रुपए का है, इज दैट करेक्ट? मेरे को जरा बोलो, विल दिस खर्चा ऑफ दिस ईयर गिव यू एनी बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर? अगर तुम लोग रेंट इस साल पे करोगे, उससे क्या तेरा नेक्स्ट ईयर का काम चलता रहेगा क्या? नहीं। तो जरा सोचो, तो फिर 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा राइट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि दैट 1.5 लाख गेव मी बेनिफिट इन दिस ईयर। को बोलते सर राइट ऑफ तो किया है ना, डेबिट साइड पे लिखा है ना। ओके पागल, अगर तूने डेबिट साइड पे 1.5 लाख रुपया लिखा है, लॉजिकली सोचना, दिस 1.5 लाख इज एक्चुअली 30,000 इंटू 5। इज दैट ओके? लेकिन 30,000 इंटू 5 के अंदर से 10,000 इंटू 5 तो क्रेडिट साइड पर भी मैंने डाला ना इन क्लोजिंग स्टॉक। इतना अकाउंट सबको समझ में आ गया? डेबिट साइड पे 30,000 इंटू 5 डाला था, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 10,000 इंटू 5 भी तो है ना, क्योंकि 10,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था। तो अब जरा सोच, डेबिट साइड पे 1.5 लाख रुपया लिखा, लेकिन 1.5 लाख के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना रुपीस वो चला गया? 50,000। यानी से जो फिगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गया वो इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा। आगे बोलो वो कभी राइट ऑफ होएगा? इन द नेक्स्ट ईयर। और थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है तो तुमको एक और चीज भी बता सकता हूं, कितने यूनिट्स बनाए थे? कितने यूनिट्स बनाए थे? 30। उसके अंदर से कितने नहीं बिके?
10 कैन यू से 1/3 ऑफ योर गुड्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट सोल्ड, हेंस 1/3 ऑफ योर फिक्स्ड ओवरहेड्स विल नॉट बी रिटर्न ऑफ। तुमको समझा? अगर कल को तेरा आधा गुड्स साला नहीं बिकता तो मतलब तू आधा फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं करता। यार ये गलत है यार। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो इस साल का खर्चा है, अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स इस साल का खर्चा है तो ये साल के बाद वो राइट ऑफ तो होना चाहिए। ओके, लेकिन ये वाला खर्चा राइट ऑफ नहीं होता क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला जाता है। इज दैट ऑल ओके? दिस इज सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव डन सिंस 11th स्टैंडर्ड। ओके सुनो, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स तेरा राइट ऑफ नहीं हुआ तो अभी एक चीज जरा सोच, कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स तेरा राइट ऑफ वो नहीं हुआ? 50,000 रुपीज। अगर तेरा कुछ खर्चा राइट ऑफ नहीं हुआ तो तेरा प्रॉफिट जो है वो गलत है ना बॉस? ओके, तेरा ये जो प्रॉफिट 90,000 रुपए का आ रहा है, दिस इज ओवर स्टेटेड बाई 50,000। तुमको समझा? क्योंकि तेरा कुछ खर्चा हुआ था लेकिन तूने राइट ऑफ नहीं किया, तो राइट ऑफ नहीं किया, तेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर तेरा प्रॉफिट यहां पर गलत है, ऑब्वियसली योर डिविडेंड्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड अपॉन योर प्रॉफिट्स ओनली। ओके, तो तेरा डिविडेंड्स भी रॉन्ग ही आएगा यार। ओके, दिस इज थर्ड थिंग। ओके, तो बोलते नहीं सर आप फेंकते हो, सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही करेक्ट है, मैंने उसके ऊपर कितने घंटे आपके साथ बिताए। बराबर है, घंटे बिताए वो अलग बात है। ओके, बट देन गलत है तो गलत है। चौथी चीज, अभी चौथी चीज में बोल देगा ना, तुम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर ही शायद वो फाड़ना स्टार्ट कर दो कि सर क्या बंडलबाजी आपने सिखा दी। लेकिन क्या करना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मत फाड़ना, अकाउंट्स फाड़ना, क्योंकि तुम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर वो ज्यादा किया हुआ है। तो सुनो, लास्ट थिंग, अभी अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं तो करंटली मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 90,000। ठीक, मेरे को बोलो कितने यूनिट्स में बनाता था? 30,000। और कितने यूनिट्स बेचे थे? 20,000। ठीक है, सपोज बराबर से सुनना जरा मेरी बात, बराबर से सुनना। दिस इज माई अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 29th of March 2022। ठीक है, अभी 2 दिन और बाकी थे, सैटरडे और संडे, लेकिन ना अपने साल के सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके थे, सारे के सारे, जो भी गुड्स बनाना था बेचना था सब हो चुका था। एंड नेक्स्ट 2 डेज 30th एंड 31st वर सपोज टू बी सैटरडे संडेज। ठीक है, तो वैसे भी कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली थी, मैंने सोचा जो 2 दिन के बाद कर रहे हैं वो अभी कर देते हैं, वैसे भी और कुछ गुड्स वो बनाना नहीं, कुछ गुड्स बेचना नहीं, जो भी खर्चे रेंटल्स वगैरह करने थे सब कर दिए थे। ठीक है, 29th of March 2022 आज आ गया, मैंने ये वाला अकाउंट बना लिया, मेरा प्रॉफिट इतना आया। ठीक है, मैं कंपनी का सीईओ था, मैंने सोचा यार इतना प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करेगा ना तो वो लोग मेरे को जूते से पीटेगा। ओके, तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कुछ ऐसे सोचा, एक काम जरा करते हैं। ठीक है, बराबर से सुनना, एक काम जरा करते हैं। अभी अगर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाने का है 2 दिन के अंदर, ओके, तो मेरे को जरा बोलो एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि क्या करना चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए? मेरे को एक नॉर्मल सेंस वो बोलो ना। सर सेल्स बढ़ाएंगे और क्या? तुमको समझ में आएगा, जैसे जैसे मेरे गुड्स बिकते रहेंगे मेरा प्रॉफिट विल स्टार्ट टू गेट रियलाइज, नो? करेक्ट, नो? तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, सॉरी मैंने मेरे सेल्स मैनेजर को बुलाया, मैंने उसको बोला नेक्स्ट 2 डेज तू क्या करता है? बोलता सर मैं ना किधर जा रहा हूं सर। मैंने बोला किधर जा रहा है? सर आपको क्या करने का है? मैंने बोला ठीक है, तू जिधर भी जा रहा है तेरी छुट्टी कैंसिल, अभी तू एक काम जरा कर, मेरे पास 10,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे को मेरा प्रॉफिट बढ़ाने का है, 2 दिन के अंदर तेरे को जो करने का है कर, मेरे को तू 10,000 यूनिट बेच के दे। बोलता सर आपको क्यों ये फालतू काम करने का है? मैंने बोला साले आई वॉन्ट माई प्रॉफिट, नो? ओके, मेरे को प्रॉफिट चाहिए बॉस, आई हैव टू रिपोर्ट हायर प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। ओके, बोलता सर आई एम सॉरी टू से। मैंने बोला क्या सॉरी टू से? बोलता सर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट आवर कंपनी मेक्स, नो इट इज सो 3rd क्लास, कि सर आपका एक भी यूनिट नहीं बिकने वाला था, वो तो सर मैंने भगवान को बहुत प्रार्थना किया और 20,000 यूनिट आपका बिक गया, वरना वो भी नहीं बिकता था। बोला तू क्या बात कर रहा है? बोलता हाँ सर आपको नहीं मालूम था अभी तक, ओके, इसलिए तो आप बर्बाद हो। मैंने बोला ठीक है, मतलब तू और यूनिट्स नहीं बेच सकता? बोलता सर मैं नहीं बेच सकता। बोला पक्का? पक्का। बोला देन गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, वो चला गया, उसकी तो छुट्टी थी। ओके, वो चला गया। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, मैंने बोला सेल्स मैनेजर बोलता है क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज वेरी 3rd क्लास,
बोलता सर मेरे को तो मालूम है वो गुड्स तो मैंने ही बनाए थे। मैंने बोला तो बनाए क्यों फिर पागल। ओके बोलता सर वो जाने दो ना सर, वो छोड़ दो। ओके मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट 2 days तू क्या करता है फिर। बोलता सर मैं भी छुट्टी पे हूं। मैंने बोला विद द सेल्स मैनेजर। बोलता नहीं सर किसी और बंदे के साथ। मैंने बोला चल ठीक है तेरी छुट्टी कैंसिल, अभी तू एक काम जरा कर, नेक्स्ट 2 days के अंदर ना तू मेरे को 20,000 यूनिट और बना के दे। बोलता क्या। मैंने बोला तू बहरा है, तेरे को सुनाई देता। ओके मैंने बोला तू 20,000 यूनिट और मेरे को बना के दे। बोलता सर मैं तो बना दूंगा, वो बिकेंगे नहीं। मैंने बोला तेरे को क्या करने का, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। बोलता यू। मैंने बोला तो मेरी बात मान, फिर 20,000 यूनिट और बना। बोलता सर मैं बना दूंगा, आप करेगा क्या। मैंने बोला एक काम कर, तू गुड्स बना, जैसे गुड्स बन जाएंगे मेरे को फेंकना स्टार्ट करना। ओके बोलता सर आप क्या करेगा। मैंने बोला मैं कैच करेगा उसको। बोलता सर उससे क्या होएगा, तो कैचिंग प्रैक्टिस। मैंने बोला नहीं, मैं कैच करके ना उसको वेयर हाउस के अंदर डालेगा। बोलता सर उससे क्या होएगा। मैंने बोला उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है पागल। बोलता सर क्या बात करते हो। मैंने बोला हाँ यार। ओके इफ आई प्रोड्यूस मोर माई प्रॉफिट विल राइज। वियर्ड थिंग, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसा करके देगा। मेरे को जरा बोलो मैंने उसको क्या बोला कि कितना और यूनिट्स बना, 20,000। अभी मैं तुम लोग को 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है, और सोचना जरा, तुम लोग रिकंप्यूट करना पूरा का पूरा सिनारियो। अगर चाहो तो एक नोटबुक लेना और रिकंप्यूट करो, ये वाले अकाउंट्स फिर से बनाओ। मेरे को बोलो 2 दिन के बाद तुम्हारा डेट कितना हो जाएगा, 31st ऑफ मार्च। कैन वी से अभी इस पूरे साल के अंदर कितने यूनिट्स बने होंगे बेटा, 50,000। उसके ने से सेल्स तो नहीं बदलेगा, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, 30,000। ठीक है, तुम लोग देखना तुम्हारा प्रॉफिट जो है ना 40,000 रुपया से बढ़ जाएगा। आई एम लीविंग यू विद 2 minutes ऑफ योर ओन, एवरीबडी ट्राइज। तुम्हारा करंट प्रॉफिट इतने का है, सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो करना, तुम्हारा प्रॉफिट 40,000 रुपया से बढ़ गया रहेगा। ट्राई करो एक बार, ताकि खुद ब खुद ऐसा होना नहीं चाहिए। मोर प्रोडक्शन शुड नॉट लीड टू मोर प्रॉफिट, नो इन लाइफ। ओके करेक्ट, नो? अगर गुड्स बनाएगा, अगर गुड्स सिर्फ बनाएगा तो प्रॉफिट और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहले मेरे को बोलो, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए बेटा। अगर ऐसा होएगा ना, दुनिया का हर एक बिजनेसमैन सिर्फ गुड्स ही बनाएगा, ओके, लेकिन ऐसा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होएगा। तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। आई विल नॉट बी देयर। तुम लोग 2 मिनट तक स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। किधर ना किधर लिखो, तुम्हारा प्रॉफिट 40,000 से बढ़ जाएगा। सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर। आया तुम्हारा आंसर? चलो सुनो, इट टेक मी अ मिनट टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम अ मिनट। जिन लोगों का नहीं आया जरा वो ध्यान देना। 30,000 विल स्टार्ट टू बिकम 50,000, ठीक है। मैं नंबर्स वगैरह नहीं कंप्यूट कर रहा हूं। सुनो अभी चलो सुनो, जब भी 1 यूनिट बनाओगे, इन दिस केस 4 रुपया एब्जॉर्ब करो, ठीक है। सो देयरफॉर 50,000 इंटू 4, ये वाला फिगर कितने का आ जाएगा, 2 लाख। 1 मिनट के लिए अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं करेगा। तो कैन वी से क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कॉस्ट 37 प्लस 4 दैट्स 41, ठीक। सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा 41। तो कैन वी से जीपी पर यूनिट विल बी 9 इंटू 20,000। जीपी यहां पर कितने का आ जाएगा, 1,80,000 माइनस 70। नेट प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 1,10,000, ठीक। लेकिन अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात तो करना पड़ेगा। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है बॉस, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अभी तुम्हारा 2 लाख रुपीस का है, ठीक है। लेकिन एक चीज सब लोग मेरे को जरा बोलना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तो तुम्हारा सेम ही रहेगा ना। जस्ट बिकॉज यू आर रनिंग द फैक्ट्री ऑन सैटरडे संडे, तुम लोग ज्यादा रेंट थोड़ी पे करते हो। हम लोग भी अपना क्लास तो संडे को ऑन रखता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग उसकी वजह से तो ज्यादा रेंट पे करते हैं। तो बेटा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 1,50,000 ही रहेगा। तो अभी मेरे इस क्वेश्चन के अंदर 50,000 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन, तो ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए 2 मेथड है, या उसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ले जाओ।
अगर मैंने 50,000 रुपीज क्रेडिट साइड में डाल दिया, कैन वी से माई प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 1,60,000? इज दैट ओके? लेकिन पिछली बार ना मैंने सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो किया था, तो मैं सप्लीमेंट्री मेथड ही फॉलो करता हूं। सप्लीमेंट्री मेथड क्या बोलता है, जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डाला उधर उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डाल दो। पिछली बार अंडर एब्जॉर्प्शन था तो ऐड किया था, अभी ओवर एब्जॉर्प्शन है तो लेस कर दूंगा, ठीक है। तो 50,000 रुपीज लेस। आगे कुछ भी करने का है तो आप सप्लीमेंट्री रेट निकाल लो। अभी मेरे को जल्दी जल्दी बोलना, यू नो एवरी नंबर, तुम लोगों ने खुद ब खुद ट्राई किया। सप्लीमेंट्री रेट इज एक्चुअल रेट माइनस एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट इज BOH अपॉन BLA, तो एक्चुअल रेट विल बी एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स। मेरे को बोलो एक्चुअल ओवरहेड्स कितना था? 1,50,000। एक्चुअल आउटपुट कितना था? 50,000 ना, ओके। तो एक्चुअल रेट कितना आ जाएगा? $3, ओके। एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? 4 रुपीज। तो सप्लीमेंट्री रेट विल बी -1। जिधर जिधर 4 रुपया लिखा उधर उधर से 1 रुपये वापस ले ले। चलो ठीक है, तो यहां पे 50,000 इंटू -1, 50,000 रुपीज आई हैव टेकन बैक। कैन वी से क्लोजिंग स्टॉक वाज अर्लियर वैल्यूड एट 41, नाउ इट विल गेट वैल्यूड एट 40, नो? ठीक है, 50 माइनस 40, तो जीपी पर यूनिट विल बी 10। 10 इंटू 20,000, जीपी जो है यहां पर, तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है। -70, योर न्यू प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी कितना? 1,30,000। जरा सोचो, 2 दिन पहले तक तुम्हारा जो प्रॉफिट था कितने का था? 90,000। मेरे को बोलो तुम लोगों ने 2 दिन के अंदर क्या महान काम किया, क्या महान काम किया? सुपर्ब सर, 20,000 यूनिट और बनाए सर, यू गॉट प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज। बोलते सर आपको शुरू से कैसे पता था 40,000 से बढ़ जाएगा? आपने तो क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। नहीं, मेरे पास अक्कल है, ये रैंडम नंबर्स में बनाता हूं कुछ भी, ओके। मैंने अक्कल क्या सोची कि डायरेक्टली प्रॉफिट 40,000 से कैसे बढ़ जाएगा, तो somebody has told me also, जब तक, ध्यान से सुनना, 30,000 यूनिट बनाता था ना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 5 आता था। जब 50,000 यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिर के 3 हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो फिक्स्ड कॉस्ट 2 रुपया से कम हुआ, तो जीपी पर यूनिट 2 रुपया से बढ़ गया, इंटू 20,000, टोटल प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? 40,000। इज दैट ऑल ओके? दिस इज, आई थिंक, एज पर मी, द बिगेस्ट कर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। You want higher profit? Okay, you try to increase your production. Production बढ़ाएगा तो in this particular case तेरा जो profit है बॉस वो बढ़ ही जाएगा. That's it. Okay. I try to be thinking what weird यार. How can ever higher production lead to higher profits? ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी बिजनेसमैन कभी ये चीज वो थोड़ी सोचता है, क्योंकि अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, इट्स वेरी सिंपल. कोई अगर ऐसा बोलता है सर ये 1,30,000 बहुत कम है सर, मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा तू और क्या कर, तू और यूनिट्स बना. जैसे जैसे तेरा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, तेरा प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा. और क्या. ओके, बी से व्हाट वियर्ड, ऐसा थोड़ी होना चाहिए. एम ऑफ एवरी बिजनेसमैन इन दिस केस शुड बी टू गेट हायर सेल्स बेटा, नॉट हायर प्रोडक्शन. ओके, शायद कभी इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी जिंदगी में पढ़ा हो शायद. ओके, 1929 वाज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ऐसा कभी कुछ पढ़ा पूरी जिंदगी के अंदर? जो 2008 वगैरह के अंदर वो हुआ था. ओके, सेम थिंग्स हैड हैपेंड इन 1929 बट इन अ वर्स वे. स्टॉक मार्केट्स हैड फॉलन डाउन. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर दैट वाज कि कंपनीज क्या करता था, वो ना स्टॉक अक्यूमुलेट करता रहता था, वो करता रहता था ताकि उनका प्रॉफिट ना कम हो, ताकि उनका प्रॉफिट दिखे. लेकिन तुमको समझ में आएगा कि ना दीज थिंग्स इन दिस केस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. ओके, क्यों? जरा सोचो ना, इस साल तेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बहुत बढ़ गया, ठीक है. लेकिन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर का, आगे बोलो, ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर का डेबिट विल राइज. कोई बोलता है सर फिर नेक्स्ट ईयर और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे. लेकिन जरा सोचना, ऐसा तो करता रहेगा, कोई ना कोई साल आएगा जब तेरे पास स्टॉक बहुत ज्यादा होएगा. तुमको समझ में आता है? स्टॉक खराब होना स्टार्ट हो ही जाएगा. ओके, यू कैन नॉट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, तेरा खर्चा तो वो हो ही रहा है. सो दिस इज जस्ट ट्राइंग टू मेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोर अट्रैक्टिव. ओके, पीपल टेंड टू बी थिंकिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, चलो और प्रोड्यूस करते रहते हैं और प्रॉफिट तो वो मिलता रहेगा, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फॉर एवर.
बस दिस इज योर एब्जॉर्ब। तुम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स के अंदर आज तक किया है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस का ये वाला डिसएडवांटेज है। तो अपने 11th 12th के प्रोफेसर्स को बोलो सर आपको ये वाला चीज तो मालूम था क्या? ओके, वो लोग बोलेंगे नहीं मालूम था हमको कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऐसा होता है। पक्की बात, दे विल नेवर एवर टेल यू दैट। ओके, क्योंकि उनकी इज्जत जाती है। तो सर फिर आपने क्यों करवाया? क्योंकि मैं अकाउंट्स ही कराता। ओके, मेरी इज्जत वो नहीं जाती तो मेरे को तो अच्छा लगता है। बोलते सर उन लोगों को नहीं मालूम क्या कि ऐसा होता है? ओके, एक्चुअली शायद बहुत लोगों को मालूम भी है। बोलते सर फिर करवाते क्यों है वो लोग अपने को? बताता हूं थोड़ी देर के बाद। ओके, अभी वो लोग ऐसा क्यों करवाते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन दीज आर बिगेस्ट 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट हो जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं हो पाता, तो प्रॉफिट्स गलत आते हैं और डिविडेंड्स गलत आते हैं, एंड मोर द प्रोडक्शन मोर द प्रॉफिट। दीज आर 4 सीरियस ड्रॉबैक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मेरे को ठीक करने का है। अभी ये जो ठीक है ना, ये सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू ही होएगा, और कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। सर मार्जिनल कॉस्टिंग के ना क्या करने का, मेरे को नहीं बताने का, तुम लोग मेरे को बता दोगे। बराबर से सुनना, ये चारों डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं ना दैट ईच वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट होता है तो स्टॉक के अंदर चला जाता है, स्टॉक के अंदर चला जाता है तो राइट ऑफ नहीं होता, राइट ऑफ नहीं होता तो प्रॉफिट गलत हो जाता है। और अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बन जाएगा और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट कम हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तुमको समझा? तो अभी क्या करो, ये चारों को ठीक करो। जो भी सोचोगे दिमाग में वो मार्जिनल कॉस्टिंग ही होगा। बोलते सर क्या सोचेंगे? 1 2 3 4, माई लकी नंबर 2, ठीक है, माई लकी नंबर 2। मेरे को गांधी जी से बहुत प्यार है, 2 अक्टूबर को वो पैदा हुआ था, तो लकी नंबर इज 2, ठीक है। मैं सोचता हूं चलो एक डिसएडवांटेज दूर करने का ट्राई करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं होता अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट ऑफ नहीं होता ना, तो अभी एक काम जरा कर, जबरदस्ती राइट ऑफ करवा। देख, तूने 1.5 लाख रुपया इधर लिखा, इधर लिखा, इधर लिखा, तो राइट ऑफ नहीं हुआ क्योंकि पार्ट ऑफ दैट वेंट इनसाइड द क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी तो एक काम जरा कर, उसको राइट ऑफ कर दे। मेरे को बोलो अगर मेरे को 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा राइट ऑफ करना होता है, तेरा अकाउंट्स क्या बोलता है कि 1.5 लाख रुपया किधर लिख डालने का? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पर ही तो लिखा हुआ है, कुछ अच्छा बोलना यार, अभी भी तो डेबिट साइड पर ही लिखा हुआ है, लेकिन किधर लिखूं? घोंचू लोग 1.5 लाख रुपया अगर इधर लिखता है, अगर मैं 1.5 लाख रुपया इधर ही रहने देगा, पार्ट ऑफ दैट विल गो इनसाइड माय क्लोजिंग स्टॉक। नो, इफ विल बी गोइंग इनसाइड माय क्लोजिंग स्टॉक तो वो राइट ऑफ नहीं होएगा। तो 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा राइट ऑफ कर, तो किधर लिखूं? पीएनएल अकाउंट। बस, अगर मैंने ऐसा महान काम कर डाला, सिर्फ एक ही काम किया और कुछ नहीं, यहां पे लिख रहा हूं, इधर से काट डालता हूं, टू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कितने रुपीस का बेटा? 1.5 लाख। बस, द मोमेंट यू डू दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग, दिस इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्टिंग। और जो अभी तुम्हारे सामने आएगा ना, इसके अंदर कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तुम लोगों ने जो भी अभी कर दिया है उससे सब कुछ ठीक हो गया। बोलते सर बस एक एंट्री से, हाँ सिर्फ एक एंट्री से। देखो तुम लोग को खुद ब खुद अभी 2 मिनट के अंदर रियलाइज हो जाएगा, यू विल रिप्लाई टू मी ऑल्सो। बस मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स को राइट ऑफ कर डाला। अभी सब लोग मेरे को जरा बोलना, नया चीज कर रहे हैं, अभी पहले नहीं किया, नया चीज कर रहे हैं। मेरे को जरा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक नाउ विल गेट वैल्यूड एट, एक नंबर बोलना, 37। मेरे को बोलो जीपी पर यूनिट विल बिकम कितना? 13 इंटू 20,000 टोटल जीपी विल बिकम कितना? 2,60,000। 2,60,000 इधर भी आ जाएगा, माइनस 1,50,000 माइनस 70, तुम्हारा नया प्रॉफिट 40,000 रुपीज होगा। जरा सोचो, सब कुछ करेक्ट हो गया सिर्फ एक शिफ्टिंग की वजह से। बोलते सर सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। बोलते सर कैसे कैसे कैसे? तो एक एक करके 4 ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। 4 ड्रॉबैक्स के बारे में। फर्स्ट, पहले फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बनाने का था क्योंकि उसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाना था। अब मैं बोलता हूं नहीं बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। इस साल का फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 1.5 लाख रुपया। बस 1.5 लाख रुपया है, डेबिट साइड पे लिख दे। किधर भी तुम्हारे अकाउंट के अंदर वो पर यूनिट नहीं बना है, तो मेरा फर्स्ट डिसएडवांटेज खत्म हो गया आज।
बिकॉज वी ऑफन से दिस पर्टिकुलर थिंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट बेटा, तो उसको पर यूनिट क्यों सोचेंगे अपन लोग? वन वर्क इज डन, सेकेंड वर्क। सर फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं होता था सर, ओके अभी तो राइट ऑफ हो ही गया ना पूरा का पूरा, सो देयरफॉर दिस डिसएडवांटेज इज आल्सो गॉन। सर पहले प्रॉफिट आपका गलत था, जरा याद करो, पहले मेरा प्रॉफिट 90,000 रुपीज था, तुम लोग को याद है कि पहले वो 90,000 रुपीज था, एंड दैट वाज ओवर स्टेटेड बाय 50,000, याद आता है? मैंने इधर लिखा भी हुआ है, इट वॉज ओवर स्टेटेड बाई 50,000, ओके, मतलब करेक्ट प्रॉफिट तुम्हारा कितना होना चाहिए था? 40। तो अभी तेरा जो प्रॉफिट है वो करेक्ट ही है यार। करेक्ट प्रॉफिट विल लीड टू करेक्ट डिविडेंड्स ऑल्सो। को बोलते सर ये वाला प्रॉफिट बहुत कम हो गया सर, ओके आप और गुड्स बनाओ सर, ओके और प्रॉफिट आएगा। अभी ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तू जितना मर्जी गुड्स बना तेरा प्रॉफिट 40,000 रुपए रहेगा। कोई बोलता सर कैसे? मैं आपको न्यू नंबर्स देता हूं, जरा देखना। बोले सर 20,000 यूनिट और बनाएंगे ना सर, तो बनाओ ना बेटा। कैन वी से 30,000 इंटू 37 विल बिकम 50,000 इंटू 37, इज दैट ओके? लेकिन योर क्लोजिंग स्टॉक विल नाउ बिकम 30,000 इंटू 37, इज दैट ओके? ओके जरा सोच लो, तुम्हारा जीपी अभी भी वही रहेगा, जितना डेबिट बढ़ा क्रेडिट उतने से ही एग्जैक्टली वो बढ़ गया ना। तो कोई बोलता है सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, तो सर फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं? सर मेरे को बोलो प्रॉफिट कैसे बढ़ाना चाहिए? सेल्स बढ़ाओ। अगर मैं एक और यूनिट बेचेगा ना तो मैं 13 रुपया कमाएगा, तुमको समझा? और रियल लाइफ के अंदर हर बंदा वैसे ही सोचता है, बॉस आई वॉन्ट मोर प्रॉफिट, ओके इन दिस पर्टिकुलर केस आई शुड ट्राई टू सेल मोर, so therefore marginal costing has only one funda, that is increase in sales will lead to increase in profit. Okay, marginal costing does everything correct. There is nothing that is wrong under marginal costing, nothing that is wrong. Okay, profits become correct, fixed cost gets treated as a period, everything is all correct. Okay, this is marginal costing for you. Marginal costing as per me, no, it taught me one thing, and that is learn to, in this case, deal with every cost based upon its nature. Variable cost is per unit cost. It should go as a per unit cost, but fixed cost is not a per unit cost. It should always be going as a lump sum cost. It is a period cost. Okay. So in this particular case, yahan par one thing that I'm trying to be saying is that marginal costing teaches you everything correct, but more important, it teaches me how to run business. जब भी मैं रेंट के बारे में सोचता हूं ना, अभी क्लासेस का रेंट वगैरह है वो बहुत ज्यादा है यार, वो क्लासेस का रेंट, मैं ऐसा थोड़ी कभी सोचा रेंट पर स्टूडेंट दिस सर्च, मेरे को जरा बोलो क्या कभी मैं ऐसा सोचेगा? मैं रेंट पर स्टूडेंट थोड़ी सोचेगा। मेरा जो लैंडलॉर्ड है मुझसे एक ब्रांच का अगर सपोज वो 5 लाख रुपया पर मंथ लेता है, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस रेंटल है तो रेंटल है, बस वो 5 लाख रुपए है ना, पर स्टूडेंट क्या होता है बेटा? ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग मेड एवरीथिंग करेक्ट, ओके, बट नाउ द लास्ट थिंग, सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रॉन्ग, नो, आपने खुद ही बोला, मैं बोलता हूं हाँ इट इज रॉन्ग। सर आपने ये भी बोला कि 11th स्टैंडर्ड से आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही फॉलो किया है, मैंने बोला हाँ, तो सर 11th स्टैंडर्ड से जो भी क्वेश्चन किए हैं वो रॉन्ग है, आई से यस, उन सब के अंदर ये वाला डिसएडवांटेज है, सारे के सारे क्वेश्चन सब विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो सर फिर करवाया क्यों? अभी करवाया क्यों मैं उसका हिस्ट्री तुम लोग को बता सकता हूं, ओके, लेकिन ठीक है, आई थिंक एज अ फ्यूचर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यू ऑल शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। ओके, अभी दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 करके कुछ ना कुछ होता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टैंड्स फॉर, पहले भी बात किया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, एक्सीलेंट। ओके, तुम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा? तुम लोगों ने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो किसी भी बंदे ने पढ़ा आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? हाँ सर, वेरी गुड, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वॉज विड्रॉन ऑन 1st of May 1999, तुम्हारे पैदा होने से बहुत देर पहले, ठीक है, तो इट वॉज विड्रॉन, तो तुम लोगों ने वो नहीं पढ़ा। कौन बोला था कि पढ़ा? नहीं पढ़ा। ओके सुनो, तो 1st of May 1999 को ICAI माइग्रेटेड टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। दिस वॉज इन कंफर्मेशन विद मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। जब AS2 रिवाइज्ड AS2 बनाना, एक चीज जो चेंज हुआ, फालतू चेंज, ओके, लीफो मेथड वॉज स्क्रैप्ड, मेरे को उसका क्या करने का है वो जाने दो, ठीक है, बट अदर थिंग, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता था ना, ओके,
इनफैक्ट माइन वॉज ऑलमोस्ट द लास्ट अटेम्प्ट विच रेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ओके, I gave my CA Inter in November 2099 I think. Okay. तो तब हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा था. तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर दो ऑप्शन होते थे. ईदर कंपनीज कैन फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कंपनीज कैन फॉलो मार्जिनल कॉस्टिंग टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, ऐसा दो ऑप्शन दिया गया था. तो जो कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला टेक्निक यूज करता था ना, वो लोग ऐसा अकाउंट्स बनाता था. जो लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता था ना, वो लोग कुछ ऐसा अकाउंट्स बनाता था. लेकिन ना देन फॉर शेयर होल्डर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू कंपनीज विद टू डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज. अगर सपोज मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास हुंडई कंपनी है और मारुति कंपनी है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है. हाउ द हेल आई कंपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज वन इज फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन, वन इज फॉलोइंग टू मार्जिनल. तो इंस्टीट्यूट ऑलवेज वांटेड कि लाइक कोई ऑप्शन मत दो यार. ओके, एक ही चीज वो रहना चाहिए. और इससे पहले बहुत डिबेट हुआ कि इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटर एंड मार्जिनल कॉस्टिंग बेटर, ये वो वगैरह. ओके, तभी ना ड्यूरिंग 1999 आई थिंक ICAI वाज रैंक्ड नंबर 3 इन दिस वर्ल्ड. ओके, द अकाउंटिंग बॉडी. नाउ इट इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड वैसे. ओके, तो तभी ना बहुत इंस्टीट्यूट्स ने, मतलब तो ICAI वाज वन अमंग देम, ओके, कि बोलना स्टार्ट किया अपने को ये अच्छा लगता है तो लाइक वी शुड स्टिक टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. कई लोगों ने बोला वी शुड स्टिक टू मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्ला 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 ब्ला. फिर इन लोगों ने पोल करवाया, ओके, कि यार क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए. Based upon the poll on 1st of May 1999 and many countries of the world, on that single day only they changed their accounting standards because absorption costing won by marginal costing. Okay, so from that day onwards only absorption costing remained. तो बोलता है सर यू आर सेइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज बैड, तो फिर सब लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए क्यों वोट किया? अभी मर्जी तुम्हारी है. ओके, मेरे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं अच्छा लगता तो मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन कई लोग ऐसा भी बोल सकता है. ओके, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट रॉन्ग. मेरे को जरा बोलो, तुम लोग रेंट का खर्चा क्यों करते हो? मेरे को वो चीज बताओ ना. क्योंकि यू वांट टू रन अ बिजनेस. मेरे को बोलो, बिजनेस रन करने के लिए यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स. तो अल्टीमेटली ऐसा सोच सकते हो ना, रेंट इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, तो रेंटल जो एक कॉस्ट है दैट शुड ऑल्सो गो इनसाइड योर गुड्स का कॉस्ट. करेक्ट नो? कोई ऐसा बोल तो सकता है ना. इट इज नॉट रॉन्ग टू बी सेइंग कि सर आपके गुड्स के कॉस्ट के अंदर रेंटल कॉस्ट भी तो होना चाहिए. अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो, मतलब यू आर फॉलोइंग विच कॉस्टिंग? एब्जॉर्प्शन. शायद ज्यादातर लोगों ने वही सोचा एंड दैट इज व्हाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिमेन्ड. So from that day onwards, whether you like or you do not like, everybody always followed which particular costing? Absorption costing. From 1st of May 1999, old accounting standard was scrapped, new accounting standard came into effect and everybody followed only absorption costing. Okay. तो बोलते हैं सर मतलब आज की डेट में जब भी है, okay, सर आज absorption costing is not allowed, no? I say absorption costing is the only thing that is allowed. कोई बोलते हैं सर मतलब marginal costing is not allowed, no? Okay. I say it is not allowed, boss. सर फिर आप सिखाता क्यों है हमको फिर? Okay. मैं तुमको सिखाता हूं for 2 reasons. अब ये 2 reasons क्या है, ध्यान से सुनना. First, बेटा accounting standards only apply to which subject? Financial accounts. They don't apply to costing, no? तो आज भी cost sheets can be prepared based upon fundas of absorption costing or based upon fundamentals of marginal costing. तुमको समझा? तो मैं cost sheet तो कैसे भी prepare कर सकता हूं, either using absorption costing or using my marginal costing. That is the first reason I'm teaching you this chapter. तो चलो ये वाला reason मैं अभी खत्म कर देता हूं. सुनो, अभी तुमको एक और चीज समझ में आएगा. मैंने अभी तक जो भी चैप्टर्स किए ना, इससे पहले जो भी सारे के सारे चैप्टर्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से थे. तो बोलते सर कैसे आपने बताया नहीं? देखो जरा, अब बताता हूं. कॉस्ट शीट तुम्हारा पहला चैप्टर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP.
उसके बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसके बाद यहां पे आ जाएगा तुम्हारा सीओपी, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद आ जाएगा सीओजीएस, एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट गेट सेल। ये वाला कॉस्ट शीट तुम लोग को पहले दिन पर मैंने सिखा डाला था, अभी घूर घूर के देखो, घूर घूर के देखना, तुमको समझ में आता है। दिस इज कॉस्ट शीट बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तुमको इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया? हाउ द हेल दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली कॉस्ट शीट, बताओ मेरे को। सर मैंने ना इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है, अगर मैंने इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा है तो उसका वेरिएबल वाला भी पार्ट इधर ही डाला है। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। फिक्स्ड वाला पार्ट भी इधर ही डाला है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बेटा एडमिन ओवरहेड्स ना हमेशा फिक्स ही होते हैं, दैट विल बी द सैलरी टू द सुपर टू द मैनेजर, या फिर वो सीसीटीवी कैमरा, वो सारे के सारे फिक्स्ड ही होते हैं। जरा सोचना, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इधर ही पड़ा रहेगा, पार्ट ऑफ दैट विल गो इनसाइड WIP स्टॉक, इज दैट अंडरस्टूड? Part of that will also go inside finished goods stock. Whenever fixed overheads will enter your stock, it is which costing? Absorption costing. Okay. सबको समझ में आ गया? Now we are migrating to marginal costing. Now you all tell me, अगर मैं marginal costing को migrate करेगा, there will be two changes in this particular cost sheet. मेरे को बोलो क्या दो चेंज करूं? तुमको फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ करने का है, बोलो 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 बोलो। सर फिक्स्ड ओवरहेड्स इधर से निकाल दो, फिक्स्ड ओवरहेड्स इधर से भी निकाल दो, ओके, क्योंकि अभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, तुमको स्टॉक के अंदर नहीं जाने का है। तो मेरे को बोलो इधर से निकाला तो किधर लिखूं? सीओजीएस के नीचे। तुमको ये चीज समझ में आएगा, राइटिंग इन P&L अकाउंट इज सेम एज राइटिंग बिलो सीओजीएस, नो? सो देयरफॉर यहां पे मैं लिख देगा एड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैं इधर लिख देगा एड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बस दिस इज नथिंग बट योर कॉस्ट शीट दैट इज इन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चल जाएगा सबको? तुमको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, मेक द कॉस्ट शीट बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मेक द कॉस्ट शीट बेस्ड अपॉन द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स। बस तुम लोग को वही वाला काम करने का है, ठीक है? अच्छा, मैं ना तुम लोग को दो रीजन बता रहा था कि ना मैं तुमको ये वाला चैप्टर क्यों सिखा रहा हूं। फर्स्ट रीजन ये है कि मेरे को तुमको कॉस्ट शीट सिखाने का है फिर से, बट बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्टिंग, वो फालतू रीजन है, ठीक है? लेकिन वैसे अपनी बुक के अंदर दो क्वेश्चंस हैं, और अगर वो क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे को लगता है अभी वो आने चाहिए, तो वो 16 मार्क्स के आसपास वो वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बट सेकेंड रीजन, I'm teaching you marginal costing because marginal costing helps you to run business. It helps you to run business. Ultimately, na, this is one thing that I always try to be saying. If you want to be running business, no, businesses can only be done if you take proper decisions. And proper decisions can only be done if you analyze the data in a correct way. Absorption costing is bloody third class. It tells you fixed cost को per unit वगैरह बनाओ. It cannot be used for decision making. एग्जाम्पल के तौर पे मैं सोच रहा था एक और ब्रांच मुंबई के अंदर खोलूं या नहीं खोलूं। ऑब्वियसली उसके लिए मैं यही सोचेगा कि यार कितना रेवेन्यू आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा। मैं ये थोड़ी सोचेगा रेंट पर स्टूडेंट कितना, मेरे को क्या करने का है वो सब चीजों से। अल्टीमेटली टू रन द बिजनेस यू टेक प्रॉपर डिसीजंस, and proper decisions can only be done if you have correct data with you, ठीक है? Out of all the 8 subjects that you all have, no, especially in final CA, ठीक है, there is only one subject जो मेरा subject है, okay, that actually tells you how to run your own business. Because I always say one thing, like, you know, that accounts is ultimately either वो useless है या वो 5 साल के बाद यूजलेस हो ही जाएगा। जिधर भी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होता है ना, वो चीजें एक दिन ऑटोमेशन के ऊपर आई जाएंगी। उस दिन आज तुम लोग दुनिया के टॉप लोगों से बात करो ना, उनको अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह नहीं आती। तुम लोग जेफ बेसोस को कभी वो बोलोगे ना यार सेल्स का एंट्री क्या होता है, तो वो तेरे को थोड़ी बताएगा।
बिल गेट्स को कोई एंट्री थोड़ी आती थी, लेकिन उसको बिजनेस करने को आता था. So out of all the subjects, no, there is one subject which is ever changing, and that is your this particular subject. Your final CA के अंदर this subject is called as strategic cost management and performance evaluation. This subject, no, is whatever is there in MBA's portion. Okay, जो IIMs के अंदर होता है. Okay, तो this subject in final CA is all about that. अभी ICA क्या नहीं कर सकता था, एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ना वो लोग तुम लोग को इंटर सीए के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था, तो उन्होंने बस एक छोटा सा पार्ट इंट्रोड्यूस वो कर दिया, दैट इज डिसीजन मेकिंग. तो बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग मैटर्स. ठीक है, सो देयरफॉर तुम्हारा ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट, तुमको एक सिचुएशन वो दिया जाएगा, तुम लोग फाइनेंशियली सोचो क्या अच्छा है क्या बुरा है, फाइनेंशियली सोचो क्या अच्छा है कि बुरा है. इन फाइनल सीए हम लोग फाइनेंशियली तो सोचेगा, लेकिन हम लोग बाकी चीजें भी सोचेगा. एग्जांपल, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स आई ऑलवेज थॉट एक ब्रांच बंद कर देते हैं. अभी एक ब्रांच बंद कर देते हैं, शायद मेरे लिए फाइनेंशियली अच्छा है ब्रांच बंद कर दें, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी एस्पेक्ट्स भी तो वो होते हैं. सर इज्जत डाउन हो जाएगी. मेरे को जरा बोलो और मैं क्या क्या सोच सकता था अगर मेरे को ब्रांच बंद करने का होता, और क्या क्या शायद प्रॉफिटेबल तो होएगा अगर ब्रांच बंद कर देगा तो. ओके, लेकिन नेगेटिव्स भी तो हो ही सकते हैं. ब्रांच बंद करेगा तो इज्जत जाएगी, और क्या क्या हो सकता है. सर मेरे एम्प्लॉइज का क्या होगा, ओके, मेरे प्रोफेसर्स क्या होगा, या फिर वो वाली जगह जिधर सपोज मैं क्लास चलाता हूं, सपोज लॉकडाउन के बाद अगर कभी फिर से वो खोलना हुआ तो सर शायद आपको वो वाली जगह वो नहीं मिले. सर उस जगह पर जो बेंचेस है उनका क्या होगा, जो एसी है तो उसका क्या होगा सर. ओके, उनको स्क्रैप करना पड़ेगा, बाद में अगर खरीदना पड़ेगा तो दिल पे दुखेगी सर. ओके, दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ओके, लेकिन इंटर सीए के अंदर वो आपको ये सब चीजें बोलते हैं कि मत सोचो, ऑल दो थिंग्स विल थिंक इन फाइनल सीए. ओके, फाइनल सीए के ना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जहां पे सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, बिकॉज नो you are in so much accounts mode no from the 11th standard that you start to be thinking that ultimately business is accounts only. Okay, मेरे को जरा बोलो तो धीरू भाई अम्बानी को अकाउंटिंग एंट्री वो आती थी क्या? किसी ने उसको इंटरव्यू के अंदर पूछा, बता ना यार तेरे को कैश मिलता है तो तू क्या एंट्री पा. अकाउंटेंट्स नो अल्टीमेटली रिमेन अकाउंटेंट्स ओनली बॉस. ओके, सो यू हैव टू बी राइजिंग. In case you want to be doing your own business in life, then these are the things that you are supposed to be knowing. That is, एक आपका ये marginal costing वाला chapter that will help you a lot, और दूसरा तुम्हारा final CA का एक subject जो है that helps you to run your own business, that is your paper number 5 that I am going to be teaching. Okay, apart from that, another subject that helps you to earn money is your SFM वाला portion, जो strategic financial management है, that is dealing with stock markets. वो बोलते हैं सर जो डायरेक्ट टैक्स वगैरह है इट डजंट हेल्प यू टू अर्न मनी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नो, अभी अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं यू माइट टेक दैट इन अ नेगेटिव वे कि सीए करने का कुछ यूज नहीं है. वो ऐसा नहीं है. क्या है, ऑल दीज थिंग्स दैट यू डू टुडे बट यू विल हैव टू बी तो चेंजिंग अ लॉट. लाइक यू नो लॉयर्स इन अमेरिका वर इन ग्रेट डिमांड, क्योंकि वहां पे लोग केस वगैरह बहुत ठोकते हैं. फिर एक कंपनी आई तो एवर लॉ करके, ओके, उन लोगों ने एक वेबसाइट तैयार किया. तुम्हारा जो भी मैटर है ना, ओके, उस वेबसाइट के अंदर जाके वो डाल दो. उनका एक एल्गोरिदम है हु विल अंडरस्टैंड योर केसेस, ओके, एंड दे विल ट्राई टू बी थिंकिंग क्या क्या सेक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू द फाइनल थिंग दैट यू कैन गो टू द कोर्ट एंड प्रेजेंट कि सर एज पर सेक्शन दिस आई शुड गेट सम फेवरेबल जजमेंट. ये वो उसकी वजह से वहां पर आज की डेट में कोई लॉ नहीं कर रहा है. ओके, वो जो वेबसाइट है उन लोगों ने कुछ 20 लोग वो रखे हुए हैं विच आर एक्सपर्ट. उनका नॉलेज ले लेके दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर सॉफ्टवेयर ऑन अ डेली बेसिस. आई थिंक यू ऑल ऑल्सो मस्ट हैव सीन अभी बहुत जगह पे यू हैव अ रेडीमेड आंसर ओनली, लाइक यू नो यू हैव द रोबोज विच चैट विद यू. ऐसा बहुत जगह पर वो होता है ना, वो वॉइस असिस्टेंट वी और कॉल देम. ऐसा कभी देखा कोई वेबसाइट के ऊपर? वो ऑटोमेटिकली ही वो रिप्लाई करते हैं. ओके, so there are many things like direct tax, like indirect tax. Beta, they are procedures, no? They are rules, no? Okay. Rules one day, procedures one day will start to bring automation, and that time all these people will become useless. But one thing that will never ever become useless is your business, okay? Because businesses are changing, okay? And that is what I'm trying to teach you all. Might be in final CA more, in IPCC या फिर in CA Inter तो very less, okay?
जो भी तुम्हारे पोर्शन के अंदर है दैट आई ट्राई टू बी टेकिंग केयर, बट वी हैव अ बिगर एम टू बी लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, माई वर्क इज ऑल टुगेदर डन। जो भी मेरे को बोलना था आई हैव डन दोस पर्टिकुलर थिंग्स। तुम्हारी बुक्स के अंदर जरा देखना व्हाट आई हैव डन। देखो मैंने ना यहां पर कॉस्ट शीट जो है बनाकर वो रखा हुआ है, इस कॉस्ट शीट के अंदर देख लेना मैंने एग्जैक्टली वही चेंज किया और तुम लोग उसको अंडरलाइन कर लो। फैक्ट्री ओवरहेड्स बिकम्स व्हाट यार, बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन सीओजीएस के नीचे चला जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा बुक है, वी आर राइटिंग फ्यू थिंग्स जस्ट नाउ। ओके, एक मैंने चार्ट दिया है फॉर द डिफरेंसेस, एक टेबल दिया है, वो वाला जो टेबल है ना बेटा, वो वाला टेबल आप लोग वो कंप्लीट करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स ट्रीटेड एज, यहां पे लिखना प्रोडक्ट कॉस्ट, यहां पे लिख देना पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर not written off, fixed overheads are written off. Profits and dividends are correct, sorry, are incorrect. Profits increases when, मेरे को बोलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, प्रॉफिट क्या कब बढ़ता है, जब क्या बढ़ता है, प्रोडक्शन। एक सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट इंक्रीजेस व्हेन सेल्स इंक्रीजेस। आगे, स्टॉक्स आर वैल्यूड एट, ध्यान से सुनना जरा प्लीज, जरा सोचो, जब मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो किया तो देखो यहां पे स्टॉक 42 के ऊपर वैल्यू हुआ था। 42 कहने से वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा, 30। मेरे को बोलो बाकी 5 रुपया किधर से आ गया था, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अक्सर ये वाला स्टेटमेंट वो बोलूंगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, क्योंकि उसके ना वेरिएबल कॉस्ट भी घुस जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी घुस जाता है। आगे, लेकिन अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे को बोलो यहां पे स्टॉक वाज वैल्यूड एट 37 ओनली बेटा, तो 37 वाज ओनली विच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आगे, absorption costing in this world note today has only remained accounting technique, so therefore a technique for bookkeeping, उसका in real life ना बिजनेस रन करने के लिए कोई यूज नहीं है। इट्स ओनली टू टेल टू द शेयर होल्डर्स यस वी आर डूइंग दिस एंड व्हाइल डूइंग दिस वी आर फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्वियसली इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। आज के लिए एक ही क्वेश्चन करने का है, लेट्स फिनिश ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। लेकिन सुनो, अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, आप लोग ना अकाउंट बनाकर आंसर मत दिखाना, आप लोग कॉस्ट शीट बनाना, बिकॉज इट इज स्टिल कॉस्टिंग सब्जेक्ट ओनली, तो अकाउंट्स बनाकर वो मत करना, आप लोग कॉस्ट शीट बना देना। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, विल फिनिश इट ऑफ इन दिस केस। ठीक है, सुनो, योर कंपनी हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स पर ईयर, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज रेकन्ड एज 90%। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टैंडर्ड तुम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया यार, इतना खर्चा होना चाहिए था। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर 11 पर यूनिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 3,60,000 पर ईयर,
Variable selling cost are 3 per unit. Fixed selling cost are 2,70,000 per year. The unit selling price is 20. In the year just ended on 30th of June 2023, production was 1,60,000. Sales was 1,50,000. Closing inventory on 30th of June 2023 was 20,000 units. The actual variable production cost for the year were 35,000 higher than the standard. The actual fixed production overheads incurred were 3,80,000 for the year. Calculate the profit for the year by absorption costing method, follow supplementary method, by marginal costing method and explain the difference in profits. ठीक है, तो ये जो है these are in this particular case your requirement. एक काम जरा वो करो, एक बार ये वाला सम तुम लोग पढ़ लो, ठीक, ये वाला सम वो पढ़ लो ताकि once I ask you all the numbers you know the numbers please. चलो सुनो, मेरे को जरा बोलो हम लोग कौन से साल के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे? द ईयर एंडिंग 2023 जून, मतलब वी विल टॉक ऑफ 2022-23. उन लोगों ने बोला प्रॉफिट निकालो बाय फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डू फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड. तो चलो ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट शीट से स्टार्ट, चलो वो हो ही जाते हैं. यू ऑल राइट डाउन प्लीज, लिखो. नहीं, ऑल द थियरी विल बी रिटन इन द बुक ओनली. मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर ना हर एक चीज के लिए जगह रखा हुआ है. और थियरी के लिए कोई जगह वगैरह प्लीज मत छोड़ो, ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट. तो लिखो जरा प्लीज, पार्ट 1 कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2023. सुनो, मेरे को बोलो, तुम लोग ने सम पढ़ा मेरे ख्याल से, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए इस पीरियड के अंदर? 1,60,000. और बेचे कितने? 150. तो जैसे हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर वो लिखते थे ना, वील राइट डाउन दैट. लिखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स quantity sold of finished goods. Part A, absorption costing. चलो सुनो, एक टोटल वाला कॉलम और एक पर यूनिट कॉलम. चलो सुनो, देखो यहां पर भी ना वो वाला टर्म है बेटा, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर 11 पर यूनिट. स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके ना मेरे 4 खर्चे आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. ताकि यू ऑल डोंट फॉरगेट, यहां पर ना वैसे ही लिखना, डायरेक्ट मटेरियल मेरे को नहीं मालूम वो कितना है, डायरेक्ट लेबर मेरे को नहीं मालूम वो कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को वो भी नहीं मालूम वो कितना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे को वो भी नहीं मालूम ये कितना है, लेकिन ये सब का टोटल मेरे को मिल जाएगा. यहां पे लिखना वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी ना मेरे को ये मत बताना कि खर्चा कितना होना चाहिए था. पूरा का पूरा सम तुम लोगों ने पढ़ा है, एक बार मैंने एक बार तुमने. मेरे को बोलो टोटल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल टोटल खर्चा, एक्चुअल टोटल खर्चा कितना हुआ. मेरे को टोटल अमाउंट बताओ जो मेरे को कॉस्ट, मेरे को तो एक्चुअल खर्चा लिखने का है, मेरे को एक्चुअल खर्चा बताओ, एक्चुअल खर्चा.
17,95,000। वो कैसे आता है? तो 1,60,000 यूनिट्स बनाया, हर एक के लिए 11 रुपीज का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन सम के देखो सेकेंड लास्ट लाइन पे लिखा है अपन लोगों ने 35,000 रुपीज का ज्यादा खर्चा किया। सो एड 35,000, 17,95,000। कैलसी लेना, 17,95,000 divided by 1,60,000. I'm writing the complete thing, 11.21875. चलो सुनो, मेरे को जरा बोलो, सोच के बोलना। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है बेटा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इधर आएगा कि किधर और जाएगा? इधर आएगा ना। सो देयरफॉर ऐड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, सबसे पहले कौन सा अमाउंट आता है? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये पेज ना एक काम जरा करते हैं, सुनो, यहां पे एक और लाइन वो छोड़ दो, क्योंकि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी इधर ही लिखेंगे। मेरे को बोलो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इधर क्यों लिखेंगे? सप्लीमेंट्री मेथड, ठीक है। तो उसके बाद अपने को ना, चलो ये बना ही डालते हैं, इट विल बी बेटर ना। लिखो फैक्ट्री कॉस्ट, यहां पे कोई WIP स्टॉक नहीं है। अच्छा, आगे यहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऐड, यहां पे लिखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पे आ जाएगा COGS। सुनो, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जरा वो चेक करना, S&D है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है और फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी है। तो मैं यहां पर ऐसा वो लिख देता हूं, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट गेट सेल्स। अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलो, कितना यूनिट्स बेचा था बेटा? 1,50,000। तो ये COGS के आगे ना लिख के रखो, ये 1,50,000 यूनिट्स का कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कितना यूनिट्स बनाया था? 1,60,000, तो ये उसका कॉस्ट है, ये तो गुड्स बनाने का कॉस्ट होता है। लेकिन सम के ना जरा देखो, उन लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन्हें से कुछ दिया हुआ है क्या? 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ना बेटा। मेरे को जरा बोलो, ये सब चीजें मैंने रेड के अंदर क्यों लिखा होगा? ताकि तुमको क्या स्ट्राइक हो जाए? ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट का है, सबको समझ में आ गया? तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, ऑब्वियसली क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड विल गिव यू ओपनिंग। चलो, ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके नीचे यू ऑल राइट डाउन पार्ट B, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा मेरे को भी नहीं मालूम, एक्चुअली हाफ साइड वो लगेगा अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम, इसलिए मैं लाइंस भी नहीं बना रहा। जब हो जाएगा उसी के बाद लाइंस बनाऊंगा। सुनो, अभी एक बार मैंने ये सब कुछ ना तुम लोग को बता दिया, अभी मैं नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, जब भी वो करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग, ये लिख ही लो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा सुनो सुनो सर, मेरे को बोलो व्हाट इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? प्रिंसिपल डिफरेंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स इधर नहीं आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो नीचे चला जाएगा। अब जरा सोच, तो अगर ये वाला फिगर यहां से निकल गया तो कैन वी से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम ओनली, नो?
क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स तो वो नीचे चला गया। तो यहां पर एक काम जरा कर लो, स्लैश फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 10,000 यूनिट्स का, ये 20,000 यूनिट्स का, ये तुम लोग को COGS दे देगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ना, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट गेट सेल्स। चलो सुनो, क्वेश्चन के अंदर एक ये है कि ये है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ना, तो यहां पे लिख के रखना पार्ट 2 एंड लीव 5 लाइन्स इन ऑल, और उसके बाद जरा लिखो वर्किंग नोट 1। सुनो, अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं ओनली ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली कॉस्ट शीट पर आ गया। अभी सबसे पहले मैंने ये वाला चीज लिख लिया, अभी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डालना है। बेटा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए तो एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट तो यहां पे जरा लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू BOH डिवाइडेड बाय BLA। अच्छा, मेरे को जरा बोलो फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा, फिक्स्ड ओवरहेड्स बोले तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा कितना होना चाहिए था? 3,60,000। तो यहां पे लिखना 3,60,000। अच्छा, मेरे को बोलो वैसे भी इस क्वेश्चन के ना BLA मेथड के लिए देयर इज ओनली आउटपुट मेथड दैट इज पॉसिबल, उसके अलावा कोई मेथड भी पॉसिबल नहीं है। को बोलते सर क्यों? बेटा मशीन आवर्स नहीं है, लेबर आवर्स नहीं है, लेबर कॉस्ट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट नहीं है, प्राइम कॉस्ट नहीं है, क्या करूं मैं? ओके, तो नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। चलो अब मेरे को एक और चीज जरा बोलो, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अपने लास्ट क्वेश्चन से भी तुम लोग को शायद स्ट्राइक हो जाएगा। मेरे को जरा बोलो एब्जॉर्प्शन रेट्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन विच कैपेसिटी? तो नॉर्मल कैपेसिटी इज 1,80,000। 1,80,000 मिला, 2 लाख का शायद अपना प्रैक्टिकल कैपेसिटी होगा, बट वी वांटेड टू यूज तो 90%, तो 1,80,000। तो एब्जॉर्प्शन रेट इज 2 पर यूनिट। ये 2 पर यूनिट का मतलब क्या होता है? जब भी एक यूनिट बनेगा एब्जॉर्ब ₹2, जब भी एक यूनिट बनेगा एब्जॉर्ब ₹2। मेरे को बोलो कितना यूनिट्स बनाया है इन रियलिटी? 1,60,000। तो इधर आ जाओ, 3,20,000, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन रेट ₹2। अच्छा, अभी कभी ना कभी मेरे को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करने का ही है ना, थ्रू सप्लीमेंट्री मेथड। तो अभी अभी निकाल के काम खत्म कर देता हूं बेटा। तो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ अंडर/ओवर एब्जॉर्प्शन। उसके लिए 2 अमाउंट चाहिए रहते हैं। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अभी अभी कॉस्ट शीट के अंदर लिखा 3,20,000 माइनस एक्चुअल अमाउंट। अच्छा, मेरे को जरा बोलो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल के ना फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा कितने रुपीस का हो गया? 3,80,000। 60,000 इज अंडर एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए सप्लीमेंट्री मेथड्स हमने बोला, जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट उधर उधर अंडर एब्जॉर्प्शन 60,000। और मैं क्या बोलता हूं, सप्लीमेंट्री रेट तुम लोग चाहो निकाल लो जैसे निकालते हो, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलो विल डू बाय बोथ द मेथड्स बट ओनली ऑन कैलसी। मेरे को बोलो सप्लीमेंट्री रेट इज एक्चुअल रेट माइनस एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल रेट के लिए एक्चुअल ओवरहेड्स और एक्चुअल यूनिट्स चाहिए। मेरे को बोलो एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है बेटा? 3,80,000 माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1,60,000। तो देखो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 तो कितना आता है? 2.375। उसके वजह से एब्जॉर्प्शन रेट कितना था? ₹2। तो सप्लीमेंट्री रेट कितना आ जाएगा? 0.375। ले, अगर देखो 0.375 ही चाहिए तो डायरेक्टली भी कर सकता था। कैसे?
60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन 0.375. 17,95,000 प्लस 3,80,000, 21,75,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 13.59375. अच्छा सुनो, मेरे को बोलो इफ आई फॉलो फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, मेरे को नंबर बताओ. 13.59375. तो इंटू 20,000 तो कर ले जरा, 271,875. ये ब्रैकेट्स के अंदर रखना प्लीज. ओपनिंग स्टॉक का बात मैं करता हूं टुवर्ड्स द एंड. आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एक काम जरा करो, ये वाली लाइन पढ़ो, अपने मन में पढ़ो एक बार. सुनो, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर 3 पर यूनिट. तो चलो ठीक है, मेरे को बोलो 3 पर यूनिट, बोले तो 3 पर यूनिट के आगे भी कुछ बोलो. 3 पर यूनिट सोल्ड. सो 3 इंटू 1,50,000 ना, 4,50,000. और जो फिक्स सेलिंग है दैट इज 2,70,000. तो इधर लिखना 2,70,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.8. ठीक है, आगे सुनो, सेल्स वाला काम भी खत्म कर लेता हूं. मेरे को बोलो क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस कितना है बॉस? 20. देखो इधर लिखा हुआ है 20 पर यूनिट. तो चलो ठीक है, इधर 20 इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड लिखो 30 लाख. चलो सुनो, बच गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अभी ओपनिंग स्टॉक के बारे में एक्चुअली समको अपने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं किया. तो आई एम मेकिंग सम अजम्पशन. ध्यान से सुन लेना, दोज अजम्पशंस वी विल बी राइटिंग. ठीक है, सुनो. जस्ट एज करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट ईयर्स फैक्ट्री कॉस्ट. ये लाइन समझा? लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट, जो ऑब्वियसली अपने पास नहीं है, तो फिर आप अज्यूम कर लो. तो अब मैं कुछ अजीब अजम्पशंस मार रहा हूं. एनी ऑल्टरनेट अजम्पशन इज ओके, लेकिन मेरे को ये वाला अजम्पशन मारने का है टू डेवलप योर माइंड, और कुछ नहीं. वही वाला लाइन जो पहले बोला फिर से, लेकिन उसके साथ एक और एक्सटेंशन भी करूंगा. जस्ट एज करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट ईयर्स फैक्ट्री कॉस्ट, and current year's factory cost comprises of 3 costs: variable production cost, absorption rate, and under यहाँ over absorption का rate. Last year का factory cost would also comprise of these 3 costs, but of the last year, no? तो मैं हर एक के बारे में अभी एक एक assumption मार रहा हूं. तो मैं 3 assumption वो मारने वाला हूं. देखो जरा क्या. I assume last year's variable production cost was actually 11. जरा याद करो, इस साल भी 11 होना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया था ना अपना. आई अज्यूम लास्ट ईयर 11 ही था. एनी ऑल्टरनेट असम्पशन इज ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. आई अज्यूम लास्ट ईयर का एब्जॉर्प्शन रेट भी 2 रुपीज ही था. अभी और क्या अज्यूम करूं यार. एंड लास्ट ईयर, वन लास्ट थिंग, लास्ट ईयर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाज 0. तुमको समझा ये वाला चीज? तो अगर मैं लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाता तो मेरे को बोलो मेरा लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट कितना आता? 13. तो क्लोजिंग स्टॉक उसके हिसाब से वो वैल्यू होता जो इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो यहां पे लिखना 13 और यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 3. सो 13 इंटू 10,000, 1,30,000. अब ना मेरे को से प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर यू कैन वो गिव मी अदर पर यूनिट्स. आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो एक्चुअली. 1,75,000 प्लस 1,30,000 लेस 271,875, 2,033,125 प्लस 4,50,000 प्लस 2,70,000, 275,3,125 माइनस 30 lakhs, 246,875.
सर कॉस्ट शीट में तो ऊपर जो कॉस्ट थी तो वही लिखे था ना, कौन सा बेटा? तो शायद से कॉस्टिंग में मुझे तो लग रहा है कि सम्स किए थे उसमें नहीं दिया था, तो आपने शायद से 13.59 ही लेते था। एनी ऑल्टरनेट अजम्पशन इज ओके, मैंने वो एक चीज बोला, वो भी एक अजम्पशन था, ये भी एक अजम्पशन ही है, ठीक है। अजम्पशन राइट या रॉन्ग नहीं होता ना, वो तो अजम्पशन होता है ना बेटा। सुनो, यहां पे लिखना वर्किंग नोट 3, valuation of opening stock of finished goods. We assume the following about the last year. We assume the following about the last year. First, variable production cost was rupees 11, absorption rate was rupees 2, under/over absorption was 0. Therefore, under absorption costing, opening stock has been valued at 11 plus 2 plus 0 is equal to 13 per unit. चलो सुनो, अभी मार्जिनल कॉस्टिंग यू विल बी स्लाइटली फास्टर देन मी, ठीक है। मेरे को तुम लोग बोलते रहना और हम लोग ऑर्डर के अंदर ही जाएंगे, पहले टोटल फिर पर यूनिट, ठीक है। एवरीबडी आंसर्स नाउ, ओके, दिस इज अ फाइनल स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे को बोलो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लिखूं? 17,95,000, 11.21875। अभी सब कुछ ऑर्डर के अंदर ही सोचो, जितना एडवांस सोचने का है वो सोचते रहना। मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं दिया हुआ, सो यू मेक सम अजम्पशन। आई हैव ऑलरेडी मेड सम अजम्पशंस बॉस। अक्कल यूज करना सब लोग, बहुत ज्यादा अक्कल यूज करना। मेरे को जरा बोलो ओपनिंग स्टॉक इवन ए वर्किंग नोट 3 इज ट्रू, मेरे को बोलो नाउ विल गेट वैल्यूड एट, एक मिनट, चलो सुनो सुनो सुनो, पहले ना क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं, फिर ओपनिंग स्टॉक पे आएंगे। वो सॉरी आई ओवर एस्टिमेटेड यू ऑल। मेरे को बोलो कि क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, वो तो बोलो 11.21875। तो 11.21875 इंटू 20,000, 224,375। चलो अभी तुम्हारे अंदर अक्कल आ चुकी है। मेरे को जरा बोलो ओपनिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट 11, क्योंकि ये सेकेंड एंड थर्ड असम्पशन आर यूजलेस फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। तुमको समझा क्यों? क्योंकि वैसे भी फिक्स्ड ओवरहेड्स विल नॉट गो इनसाइड योर स्टॉक, नो, ठीक है। तो यहां पे लिखो 11, यहां पे वर्किंग नोट 3 का ही मेंशन वो कर लेना, ऑल्दो उसके ना सिर्फ फर्स्ट वाला असम्पशन ही अपने को काम में आएगा। 1,10,000, 16,80,625। अभी सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो मैंने ये वाला लाइन डेकोरेशन के लिए वो छोड़ा होगा कि इधर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैव टू बी रिटन ऑफ। तो यहां पे जरा लिखो एड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा सुनो, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं है बेटा, तो याद रखना एब्जॉर्प्शन रेट करके कुछ नहीं होता, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट करके कुछ नहीं होता, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन करके कुछ नहीं होता। साल खत्म होएगा तो तेरे पास एक ही अमाउंट आएगा बेटा। कौन सा अमाउंट आने वाला है? एक्चुअल अमाउंट। तो यहां पे 3,80,000, बस उसके बाद सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करने का है। 4,50,000, 2,70,000, सेल्स 30 लाख। मेरे को बैलेंसिंग फिगर लाके दो। 2,19,375। सुनो, 5 लाइन का अपना जो काम है,
बराबर है ये, बराबर है ना? बराबर है। चलो सुनो, पार्ट 2 के अंदर क्या पूछा था? एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स। मेरे को जरा बोलो, अगर कोई तेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछता, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, तो तू क्या बनाता था बचपन में? बीआरएस। परफेक्ट। कोई अगर देखो सीए इंटर के अंदर आके पूछता, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो मैंने तुमको क्या सिखाया? तो अभी भी यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दैट एंड दिस प्रॉफिट आर डिफरेंट, मेक अ रिकंसिलिएशन हो, तो लिखो इधर रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन अगर तुम लोग चाहो तो जैसे मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन वो बनाया ना, तो वैसा बना के भी दिस इंक्रीज दिस डिक्रीज वो कर सकते हो, लेकिन इट्स गोइंग टू बी ओनली अ 4 लाइनर, सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट टू बी डूइंग इट। ठीक है, सुनो, कोई भी प्रॉफिट से स्टार्ट कर लो and you will arrive at the other profit if you talk of the differences. At random I am doing anything. Say that I'll start away with profit as per marginal costing. Profit as per marginal costing 219375. 2 लाइन छोड़ो, अपने को यहां से पहुंचने का है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक। सुनो, अभी जरा सोचना दोनों कॉस्टशीट्स के ना क्या क्या फर्क है। ठीक है, मैं ना एक बहुत लाइट कलर का पेन यूज करता हूं, ओके, टू टेल इन दिस केस कि क्या क्या चीजें अलग है। तो सुनो, सबसे पहले 17,95,000 तो इधर भी आया, 17,95,000 तो इधर भी आया। तुमको पतला पेन दिखाई दे गया? आगे सुन, उसके बाद 4,50,000, 2,70,000 सेल्स, ये तीनों चीजें एग्जैक्टली तो यहां पर भी है बेटा। ठीक है, सो देयरफॉर वो भी मारो गोली। ठीक है, अच्छा सुन 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 सुन, यहां पे तूने ना 3,20,000 और 60 लिखा, यहां पर तूने 3,80,000 लिखा, मतलब अल्टीमेटली उधर भी 3,80,000 तो लिखा ही ना तूने। भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। तो दिस, लेकिन ना ये 3,80,000 का पोजीशन बदल गया, उसकी वजह से क्या ऑल्टर हो गया बेटा? स्टॉक। ठीक है, तो बस अभी ना जो भी फर्क है ना, अभी वो जो भी फर्क है ना, वो इन दिस पर्टिकुलर केस वो स्टॉक्स का ही फर्क है। तो बस मैं स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं। और देखो एक चीज ना, मैं कभी सोचूंगा भी नहीं, मेरे को बोलो स्टॉक्स हमेशा किधर ज्यादा होंगे, एब्जॉर्प्शन के मार्जिनल? एब्जॉर्प्शन। देखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि उसके ना फिक्स्ड स्टोरेज भी चला जाता है ना, तो स्टॉक हमेशा ज्यादा ही होंगे। तो एक सेकेंड सुन, मैंने ना मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट किया है, मेरे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक पहुंचना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होएगा, मेरे को बोलो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होएगा। तो यहां पे लिखना एड डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होएगा, तो ऐड कर दो। दोनों क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस निकालो, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस निकालो। $47,500। अच्छा, लेकिन सुनो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। सो देयरफॉर लेस डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक। $20,000। जॉब डन। देखो ये वाला आंसर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ही होएगा 246,875। ठीक है, सुनो, योर दिस जॉब इज ऑल टुगेदर डन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन के नीचे शॉर्ट्स जो देके वो रखा हुआ है, वो बस एक सिंपल चीज ही है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप: फाइंड एब्जॉर्प्शन रेट, लेवी द रेट व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स,
Based upon above, we get absorbed amount. At the end, we also get the actual amount. Subtract absorbed and actual amount to get under या over absorption. Decide the treatment for under या over absorption to complete your books of accounts. ठीक है. Under marginal costing, we write actual fixed overheads below COGS. तो अपना काम खत्म हो जाता है. ठीक है. चलो. This job is done. बाकी जो चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा बहुत वो ऐसा ही है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे. ठीक है. With that, I'll end away this particular lecture. इंश्योर करना तुम्हारे पिछले चैप्टर्स का जो होमवर्क है दैट इज कंप्लीटली डन प्लीज. ओके, उसके अंदर कुछ पेंडिंग वगैरह ना हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर होमवर्क बहुत ज्यादा है. ठीक है. वी आर गोइंग टू बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन होमवर्क भी बहुत ज्यादा है. एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम्स विल बिकम सेल्फ ट्रायल क्वेश्चंस. ओके, चलिए, माय जॉब इज ओवर. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. ठीक है.